इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 4 चैप्टर को देख लिया होगा और उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो मैंने आपको कवर करा दिया। हर चैप्टर के एंड में, वीडियो के एंड में एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और चैप्टर ख़त्म होने के साथ आप टेस्ट लगा करके देखिए कितना आपको अच्छी तरीके से याद है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने, अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन हम इतना डिटेल में आपको नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि वैसे भी इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा पॉइंट्स है, जैसे कि इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो जानना चाहिए वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था इसके बारे में आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। एक ऐसा ही आयोजन होता था, इसमें क्या होता है कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राज्यों ने रोका तो वहाँ अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा, यानी जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है, राजा से लड़ाई करनी पड़ती, यानी जिस राजा ने रोका और जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा उन दोनों के बीच लड़ाई करनी होती है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता है कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए दूसरे राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका और उसकी जो अधीनता स्वीकार कर ली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, पुरोहितों मतलब ब्राह्मणों, हमने ऊपर में देख लिया, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें और उतना का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि हमें जानना चाहिए, लेकिन अब हमें जो जानना चाहिए वो यहाँ स्टार्ट होता है, वर्ण। वर्ण, अब ये पढ़िए कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाने लगे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। इसके बाद यह है कि दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपने अच्छे तरीके से सब कुछ कवर कर लिया होगा। अब यहाँ पे हमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स है जो जानना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, यज्ञ कराना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का आता है, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य या फिर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम जो स्थान था वो था शूद्रों का। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों में अध्ययन करने का, यानी वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ध्यान से समझिएगा सारे पॉइंट्स को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो वहाँ पे यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या चीज़ें आपने पढ़ा था। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक, आर्थिक और असमानता बहुत कम थी।
यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत सीमित था। ठीक है, चलिए अब है जनपद। जनपद आप समझते होंगे, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह। आगे के पृष्ठ में हमें कुछ मतलब कि जनपद के बारे में दिखाया गया। चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यही है अलग अलग जनपद हम जैसे जानते हैं, कुरु, हस्तिनापुर, ये सब, उज्जैन, अवंती, कौशाम्बी, राजगिरी, वैशाली, मगध, वज्जी, अंग, हम कई जनपद के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है 16 जनपदों के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए कि पुरातत्वविद ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर से रिलेटेड आपके एसआई मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था। तो हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 के दशक में हुआ, 1950-51 के दशक में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। अतरंजी खेड़ा किसके उत्पादन के लिए प्रमुख था? यहाँ से मतलब कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है एटा के पास, और ये लौ अयस्क के उत्पादन के लिए काफ़ी ये फेमस था, यहाँ पे मतलब मिला था। खुदाई से पता लगा कि लोग झोपड़ियों में रहते थे तथा मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी। आप यहाँ पे पिक्चर में देखिएगा तो थोड़ा सा लगेगा आपको, दिखेगा। आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में ये चित्र बने होते थे। ठीक है, आगे देखिए। अब है महाजनपद। महाजनपद में देखेंगे कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। आगे जो मैंने आपको दिखाया था पिक्चर वही है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा इसलिए किया जाता था, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया जाता था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को बढ़ाते थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर के बारे में दिया गया। और देखिए इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर के पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा, इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। एक्चुअली ये बात किसके लिए की जा रही है तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसमें उतना कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर के पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के बारे में हम लोग आगे के पृष्ठ में देखेंगे। पृष्ठ नंबर 84 है इस पर, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। कौशाम्बी की दीवार है एक प्रकार का, कौशाम्बी किले की दीवार। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसमें एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए कर। अब ये जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है, तो अच्छे से समझिएगा। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि होगी ही। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि फसलों पर लगाए गए जो कर होते थे वो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश जो लोग थे वो कृषक ही थे। प्रायः उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था। उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहते थे, जिसे भाग कहा जाता था।
कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, प्रायः श्रम के रूप में चुकाने होते थे, यानी जो कारीगर होते थे उन पर भी कर लगता था और उन्हें काम करके यानी श्रम करके चुकाना पड़ता था। जैसे कि एक बुनकर हो गया, लोहार हो गया या सुनार हो गया, राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करेगा तो उसका कर माफ़ होगा। इस तरह से उन्हें कुछ देना नहीं पड़ता था, सिर्फ उन्हें श्रम करना है, काम करना है, राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन। ठीक है। पशुपालकों को जानवरों या फिर उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेट को मतलब क्या होता है? शिकारी। ठीक है, शिकारी। तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो ये कुछ था कर के रूप में। अब यहाँ पे कि कृषि में परिवर्तन किस तरह से हुआ, आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। जैसे चलो हम एक बार पढ़ ही लेते हैं कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसके फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर के धान उपजाने के बजाय धान की पौधे जो कि तैयार कर उसे रोपण शुरू किया, जैसे कि आज हम लोग करते हैं। ठीक है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, कई बार आपने पेपर में देखा होगा कि पूछा जाता है कि कमकार क्या होते हैं, कमकार का अर्थ क्या होता है, कमकार क्या होते हैं। कई बार आपने पेपर में प्रश्न इस तरह के देखा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर। ठीक है, कमकार का मतलब भूमिहीन खेतिहर मजदूर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, एकदम वीवीआई पॉइंट्स है। इसी तरह से बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हम जनरली बुक में नहीं देखते हैं कि कहाँ पर ये क्वेश्चंस है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह के हम छोटे छोटे पॉइंट्स हम पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आपको रेगुलर रहना है और सब पॉइंट्स को कवर करते चलना है। अब देखिए मगध के बारे में कुछ दिया गया। मगध मानचित्र 4 में पृष्ठ 49 में हम मगध को देख सकते थे। अगर आप पिक्चर में देखोगे तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर के बहती थी। और इसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि मगध से हमें क्या मिलता था। एक अगर खनिज की बात करें तो अयस्क, लौह अयस्क देख सकते थे, लौह अयस्क। ठीक है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। इसके बाद आगे देखिए कि मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, जो कि आधुनिक हम राजगीर के नाम से जानते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में जो मगध का राजधानी हुआ वो पाटलिपुत्र यानी आज पटना को राजधानी बनाया गया था। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ क्षेत्रों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा था। व्यास नदी के किनारे तक पहुंचकर जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है वज्जी। वज्जी भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गर्ण या फिर संघ कहा जाता था। संघ कहते थे। गर्ण और संघ क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि गण या संघ के कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिल करके चर्चाएं करते थे। स्त्रियाँ, दास और कमकार का मतलब भूमिहीन खेतिहर मजदूर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है,
अब इसके बारे में देखिए कि बुद्ध तथा महावीर जो हैं, जिनके बारे में हम चैप्टर 6 यानी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय में मिलता है। दिग्ग निकाय क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछा आता है कि दिग्ग निकाय किसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान देखने को मिलते हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे भी मैं PDF को डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, तो एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, यानी जो वज्जी में गण और संघ हुआ करता था उसको जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यही था आज हमारे चैप्टर नंबर 5 में जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए थी। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और जो भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हमने उसको कवर कर लिया है, राइट। तो चलिए अब बारी है हमारे टेस्ट की, तो MCQ लगाते हैं और देखते हैं कि कितना आपने अच्छे तरीके से वीडियो को सुना है। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था जिसे वर्ण कहा जाता है। पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें हम वर्ण के नाम से जानते थे। तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण सबसे पहले आते थे और शूद्र जो कि सबसे लास्ट में आते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। गेस करिए क्या कह रहा है कि वर्णों में सबसे अंतिम जो स्थान था शूद्रों का था, जो कि बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हमने बात किया। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये भी हमने देखा था, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि ऐसा करना सही नहीं है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये भी सही है। यानी सभी के सभी कथन सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हस्तिनापुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। हस्तिनापुर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, अच्छे तरीके से पढ़िए और गेस करिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि यह शहर पवित्र नदी गंगा के किनारे स्थित था। बिल्कुल सही है कि हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित था। हस्तिनापुर में खुदाई जो है वो 1950 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण VV लाल द्वारा की गई थी। VV लाल द्वारा की गई थी। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट सही है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह। ठीक है, जन के बसने की जगह को जनपद का कहा जाता है। भाग क्या होते हैं, भाग क्या थे। ऊपर हमने देखा था ना कि भाग क्या होते थे। उपज पर लगने वाला जो कर होता था वो 1/6 होता था और इसी को कहते थे हम भाग। ठीक है, उपज पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न ये है कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था। उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, तभी जस्ट हमने बात किया कि 1/6। ठीक है, 1/6 ऑप्शन सी, जिसे भाग कहते थे। कमकार क्या होते हैं, कमकार क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। कमकार क्या होते थे, राजा को चुकाने वाला कर होता था, मजदूरों को वेतन के रूप में मिलने वाला धन होता था, महिला मजदूर को कहते थे, या फिर भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कहा जाता था। सही आंसर क्या होगा आपका, बताइए जल्दी से कमेंट करके। अगला प्रश्न है, मगध जनपद से निम्न में से कौन सी 2 नदियाँ बहती थी। मगध जनपद से निम्न में से कौन सी 2 नदियाँ बहती थी। तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था गंगा और सोन। गंगा और सोन यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा और सोन। ठीक है, गंगा और सोन।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मगध के प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे? कौन मगध के प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे? तो अजातशत्रु होगा, अजातशत्रु और बिंबिसार। यहाँ पे सही आंसर सी को टिक करेंगे, ए और सी दोनों करेक्ट है, अजातशत्रु और बिंबिसार। मगध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मगध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए कि मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, जो आज राजगीर के रूप में प्रसिद्ध है, राजगीर के रूप में प्रसिद्ध है। कई वर्षों के पश्चात पाटलिपुत्र मगध का राजधानी बना। पहले जो कि मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगीर होता था, लेकिन कई वर्षों के पश्चात पाटलिपुत्र को बनाएगा, जिसे हम आज पटना के रूप में जानते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर की सेना किस नदी के किनारे तक पहुंचकर उसे पार करने से इनकार किया? किस नदी को पार करने से इनकार किया? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, व्यास नदी को पार करने से इनकार किया था उसके सेना ने। ठीक है, अगला देखिए, मगध के नज़दीक एक राज्य वज्जी जिसकी राजधानी क्या थी? मगध के नज़दीक एक राज्य वज्जी जिसकी राजधानी क्या होती थी? इसकी राजधानी वैशाली थी, इसकी राजधानी वैशाली, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, दिग् निकाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दिग् निकाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या बनेगा? तो देखिए, दिग् निकाय एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, बिल्कुल सही। इस ग्रंथ में दिग् निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, तो ये पहला पॉइंट तो आपका गलत है। इस ग्रंथ में महावीर, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो बौद्ध से धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे ये आपका बुद्ध से होगा। इस ग्रंथ में बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, तो ये पॉइंट्स भी आपका गलत हो गया, यहाँ पे महावीर नहीं होना चाहिए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, ये बिल्कुल सही है, यानी दिग् निकाय 2300 साल पहले लिखा गया था। तो केवल और केवल हम 3 को टिक करेंगे, ये हमारा सही बनता है, ऑप्शन डी। ठीक है, डी करेक्ट। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वज्जी के शासन व्यवस्था, जिसे गण या फिर संघ कहा था, उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? वो शासक कौन थे? किन शासक ने वज्जी के शासन व्यवस्था गण या संघ को कहा जाता था, उसे जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो गुप्त शासकों ने, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि गण या संघ का अंत लगभग कब हुआ? गण या संघ का अंत लगभग कब हुआ? तो इसका अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ, 1500 साल पहले, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।